आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 3 हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ था। बड़ा आज दोबारा मैं उसको वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 आपके पास है टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहां पर आपके पास सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है। एक कोई माइक्रोफोन ऑन करे और बताए क्या राइटिंग समझ आ रही है बेटा। यस सर, राइटिंग समझ आ रही है। ठीक है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास होता है system of equation is a set consisting more than one equation is called system of equation। मतलब एक इक्वेशन से ज्यादा आपके पास अगर इक्वेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास दो होती थी तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट या उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड होते थे वो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड और एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पर अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा आ जाए इक्वेशन, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, तो उन इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर जो मेथड यूज होते हैं वो होता है मैट्रिक्स मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। अब यहां पर आपके पास एक चीज यहां पर लिखे हुए कि डायमेंशन क्या होता है। एक इक्वेशन का डायमेंशन किस तरीके से लिखते हैं। डायमेंशन बेटा लिखा जाता है आपके पास एंड इट इज डायमेंशन m क्रॉस n, वेयर m आपके पास यहां पर जो m जाहिर कर रहा है वो नंबर ऑफ इक्वेशन को जाहिर कर रहा है एंड जो n जाहिर कर रहा है वो नंबर ऑफ वेरिएबल को जाहिर कर रहा है। वेयर द m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्वेशन एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेरिएबल। आपके पास अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, सपोज कर लें अगर हम लिखें इक्वेशन आपके पास है 5x प्लस 10y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो अगर हम देखें कि नंबर ऑफ इक्वेशन इसका अगर हम डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास दो है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी आपके पास दो है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आपके पास हो जाएगा 2/2। ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं कि नल सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं।
अब यहाँ पर मेथड आपके पास एक ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली सॉल्यूशन होते हैं, और एक आपके पास होते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले लिख देता हूं। पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। के यूनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सेकंड आपके पास होता है नो सॉल्यूशन। थर्ड आपके पास होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वो अगर किसी को याद हो, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है तो मुझे काइंडली बता दे, जो प्रीवियस क्लासेस में प्रेजेंट थे पेपर के बाद। सर यूनिक सॉल्यूशन होता है कि जिसके जो है ना एक कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब कि एक ही उसका स्पेसिफिक आंसर हो, ठीक है, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जिसका सर कोई भी आंसर ना हो, मतलब वो जीरो के बराबर हो, जिसकी कोई सॉल्यूशन ना आती हो, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाए जीरो के। ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सर वो होता है जिसके ना मोर देन वन आंसर्स आते हो, जैसे मतलब प्लस माइनस के होते हैं इसी टाइप। देखो अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें बेटा, तो हम इसको तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी एक पेयर पे उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किसी एक पेयर के ऊपर है। मैं यहां से एक लाइन इंटरसेक्ट करवाता हूं, और दूसरी आपके पास जो पॉइंट है वो ये है। तो इसका देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ये अकेला है, ये वाला पॉइंट है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये जो पेयर ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स कामा वाई, वो यूनिक है। तो हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन भी आपके पास यूनिक होगा। इसका मतलब है कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यू होगी जो सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें, तो नो सॉल्यूशन के अंदर आपके पास होता है दो लाइन आपस में पैरेलल हो। सपोज कर लें कि एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन आपके पास ये है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो वो एक ही हो। इस तरीके से मैं लिख दूं, ये लाइन है। अब इसके पता नहीं कितने सॉल्यूशन है, हमें थोड़ी पता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये आपके पास है ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड के अंदर आपके पास तीन सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपके पास कंडीशन आ जाए, सपोज कर लेते हैं कि x बराबर आ जाता है आपके पास a के एंड y बराबर आ जाता है b के, तो देखें x और y की ये यूनिक वैल्यू हैं जिनके ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। अगर मैं नो सॉल्यूशन के अंदर लिख दूं 4 इक्वल टू 0, या मैं लिख दूं 10 इक्वल टू 0, क्या ये आपके पास पॉसिबल है क्या? ये थोड़ी पॉसिबल है। तो हम कहेंगे इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन इस तरीके से कंडीशन आ जाए 0 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। या आपके पास आ जाए कि 4 इक्वल टू 4, ये आपके पास इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। या आपके पास आ जाए 5 इक्वल टू 5, ये सारे के सारे जो कंडीशन है ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है आपके पास। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व के अंदर आपके पास दो और मजीद सॉल्यूशन हो जाते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं आपके पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। और इनकंसिस्टेंट आपके पास उन सॉल्यूशन को कहते हैं जिनके आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब मैं आपके पास थोड़े स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म के कुछ रूल्स बता देता हूं, वो आप सर लोग जी जी बेटा। सर कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर कंसिस्टेंस पा वाले रहे। बताइएगा। रजा भाई हैं और हरीश है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे उनकी क्लास। बेटा ये इंडिपेंडेंट लिंक है, इसके अंदर ना कोई ओनर तो है नहीं, तो वो यस सर। तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई फिर इशू है। तो सर आप एक काम कीजिए, जो लेक्चर है ना उसको ऊपर लेके जाइए, हम स्क्रीनशॉट लेके उनके साथ शेयर कर देंगे क्लास का। नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये चैनल पे लगा लूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके सर, ओके। चैनल का नाम भी बता। वो मैं भेज दूंगा ना यार लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट रिलेशनशिप है। सर जी बेटा। सर कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस को दोबारा बताइएगा। वो बेटा सॉल्यूशन की टाइप है। हाँ हाँ, देखें, अगर आपके पास सॉल्यूशन यूनिक है, सही है, अगर आपके पास क्या है, सॉल्यूशन आपके पास यूनिक है, तो उसको हम Solution कहेंगे कि ये आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सही है, ओके सर। ओके। यस सर। इनको सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको आ जाएगी समझ। अब वे स्लोप इंटरसेप्ट रिलेशनशिप, स्लोप इंटरसेप्ट रिलेशनशिप, अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है गिवन 2/2 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका मतलब है दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन a slope intercept form, वो आपके पास है y इक्वल टू m1x प्लस k1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू m2x प्लस k2। ये आपके पास दो इक्वेशन वेयर m1 एंड m2 रिप्रेजेंट अ रिस्पेक्टिव स्लोप, वेयर m1 and m2 represent respective slope। और जो आपके पास k1 और k2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? सर कांस्टेंट को। नहीं बेटा, k1 और k2 y इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास। ओके। अब इनके लिए तीन कंडीशन है। पहली आपके पास है देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, there is a unique solution to the system if m1 does not equal to m2। ये आपके पास कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का होगा अगर m1 और m2 दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन स्लोप्स आपके पास बराबर नहीं होंगे। सेकंड आपके पास कंडीशन है देयर इज नो सॉल्यूशन,
to the system if m1 x1 नहीं m1 equal to m2 but k1 does not equal to k2। अब आपके पास कह रहा है कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब उनके स्लोप तो बराबर हो बट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर ना हो। ये दूसरी कंडीशन है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरी कंडीशन आपके पास देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। if m1 does not equal to m2 but k1 equal to k2। अब वापस से मैं तीनों कंडीशन को पढ़ता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन बेटा तब होगा जब आपके पास स्लोप दोनों बराबर नहीं होंगे। यहां पर k की कोई बात नहीं हो रही है। अगर स्लोप बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। बट उन्होंने आगे फर्दर कंडीशन भी लिखी है कि अगर m1 m2 बराबर नहीं है बट k1 k2 बराबर है तो हम कहेंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन टू द सिस्टम if m1 equal to m2 but k1 does not equal to k2। अगर y इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास बराबर नहीं है, स्लोप्स उन इक्वेशंस के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब दो हमें सॉल्यूशन, दो इक्वेशन गिवन है, एग्जांपल कोई कर लेते हैं। आपके पास सपोज करते हैं कि एग्जांपल है कि ग्राफिकली डिटरमाइन द सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 20 और 3x प्लस y इक्वल टू 10, तो आप मुझे बताएं, मैं जिससे पूछूं वो ही बताए बस मुझे। आप गरीशा बताएं कि इक्वेशन 1 का स्लोप क्या है। सर आई गेस हम अगर y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना तो हम x को 0 रख के स्लोप फाइंड करेंगे इसका। बेटा मुझे नहीं पता बट मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि इक्वेशन 1 का स्लोप क्या है। सर आई हैव नो आइडिया। ओके चांदनी। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा आई थिंक। नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बात की बात है ना बेटा, आप इक्वेशन 1 का मुझे स्लोप बताएं क्या है। आई गेस 4 है। अच्छा कदर। सर 1/2। 1/2। देखें बेटा आपने स्लोप को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखेंगे ना, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे आप लोग। तो हम इक्वेशन 1 को ये लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 20 माइनस 2x। अब मुझे 4 इधर मल्टीप्लायर इधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20/4 माइनस 2/4 x। ये 4 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 5 टाइम, ये 2 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गया y इक्वल टू 5 माइनस 1/2x। तो यहां पर जो स्लोप है
M1 है आपके पास वो 5 है, और K1 आपके पास क्या है, ओ सॉरी सॉरी, M1 आपके पास जो है वो माइनस Slope 1/2 है, -1/2 है, और जो K1 है वो आपके पास है 5। आप यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में आया है, ग्रेशा, चांदनी? सर हमने Yes, sir, समझ गए। क्यों 5 लिया है और M1 को क्यों 1 -1/2 लिया है? क्योंकि बेटा आपके पास स्लोप तो वो होता है ना जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है टर्म, तो यहाँ पर यस x सर, के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है, यस सर, तो हम -1/2 को कहेंगे कि ये हमारे पास स्लोप है। ओके। आप अब Yes, sir, दोबारा समझ आ मुझे गया। इक्वेशन 2 से M2 फाइंड करके दें कि M2 क्या होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है। जी बेटा, क्या है आपके पास? इतनी देर करेंगे इंशाल्लाह बेटा क्लास खत्म हो Sir, जाएगा। -3. माइनस का 3 है, -3. y को सब्जेक्ट Yes, sir. बनाए, 10 - 3x, तो आपके पास M2 आपके पास क्या है, -3 है, और K2 आपके पास क्या है, 10 है। 10. अब देखो हमने बेटा जो ऊपर कंडीशंस लिखी है ना, उसके अंदर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपके पास M1 भी डिफरेंट हो, K भी डिफरेंट हो। क्या ये कहीं पर कंडीशन था? नो सर। तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन तब होती है जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका यस। मतलब है कि ये आपके पास जो सॉल्यूशन है ये यूनिक है, इसके अंदर M1 M2 भी डिफरेंट होने चाहिए, और K1 K2 भी डिफरेंट होने चाहिए। अब हम इसको ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो दो चीजें हमें जरूरत है, एक y इंटरसेप्ट फॉर्म की जरूरत है, एक x इंटरसेप्ट फॉर्म की जरूरत है। तो उर्वा बेटा आप मुझे बताएंगे इक्वेशन 1 से y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या मिलेगा? y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या मिलेगा इक्वेशन 1 10. से? इससे इससे 10. बेटा इससे इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। सर निकालते हैं। निकालें बेटा निकालें। गौतम आप बताएं बोला। बेटा देखें y इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि x 0 है और y आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में आप x को 0 रखेंगे तो ये वाला तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Zero. बाकी आपके पास जो बचेगा, सर 5 है। हाँ, बाकी आपके पास जो बचेगा वो 5 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। x इंटरसेप्ट फॉर्म बताएं इस इक्वेशन के लिए। सर 10 है। जी बेटा, तो सेकंड इक्वेशन के लिए ना, नहीं नहीं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सर y को सर 0 10. रखिए, जो वैल्यू आएगी। 10 हो गया। सर y, जी 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 जी, सर y y को को 0 रखिए, y को 0 रखेंगे। रख के x फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम 10 y हो गया। 0 रखें तो आपके पास यस जो सर, वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। यस सर। यस ठीक सर। है, तो इसका मतलब है कि 10, 0। राजकुमार बेटा इक्वेशन 2 के लिए y इंटरसेप्ट फॉर्म बताएं। इक्वेशन 2 में y है 10। y इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा 10। ओके गुड, x 0 आ गया, y आपके पास 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0, 10। और x इंटरसेप्ट फॉर्म 10/3. x इजिकल क्या बन जाएगा, 10/3। ओके, x इंटरसेप्ट आपके पास बन जाएगा कि जहां पर आपके पास y 0 होता है, x आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10/3।
तो इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 10/3, 0। 10/3 को जरा डेसिमल में करें, क्या आता है? 3 point something else. 3.33। 3.33। ओके, अब देखो पहली इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को देखें। मैं यहां पर y की वैल्यू कुछ लिख देता हूं, y इक्वल टू 1 2 3 4 He replied that. 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इसको बेटा मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके 10 तक लेकर जाने हैं ना हमने वैल्यू, तो हमने इसको थोड़ा अरेंजमेंट कुछ उस तरीके से करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, इसको देता हूँ 4 6 8 10। अब आपके पास पहली इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट फॉर्म है 0,5, तो 0 और 5 आपके पास, मतलब x 0 है y 5 है आपके पास, तो कहां पर होगा? यहां पर होगा कहीं। x 0 है y 5 है। यस सर। हम सपोज कर लेते हैं कि x इंटरसेप्ट फॉर्म जहां पर x 0 है और y 0 है, x 10 है। मैं लिख देता हूं कि x 10 आपके पास यहां पर है। तो मैं इसकी इक्वेशन ड्रा करूंगा, लाइन ड्रा करूंगा, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये पहली इक्वेशन की है, जहां पर मैं लिख देता हूं कि इक्वेशन 1 आपके पास थी 2x + 4y इक्वल टू 20। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन को ड्रा करना चाहूं, जहां पर y इंटरसेप्ट फॉर्म है 0,10, x 0 हो, y आपके पास हो 10, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि x 0 है, कि y आपके पास 10 है। और दूसरा आपके पास है x 0 है, और सॉरी y 0 है, x 3.3 है, तो 3.3 तो कहीं यहां पर है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर। तो अब अगर मैं इसको ड्रा करूं, आप मुझे बताएंगे बेटा, सफीर नाम है, पता नहीं क्या है, थोड़ा मुश्किल नाम है, कि इसका सॉल्यूशन आपके पास कौन सा है? सॉल्यूशन क्या है बेटा? गौतम, सर यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये वाला मैं कह रहा हूं, ये लाइन का ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर 2 पॉइंट समथिंग पे है, 2 पे। x की वैल्यू आपके पास है 2 पॉइंट समथिंग है, चलो मैं 2.2 लिख देता हूं। y की वैल्यू आपके पास 5 है। ये है ना बेटा, ये यहां पर है, ये यहां पर है। जो ये आपके पास है ना, ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्लियर है बात बेटा? यहां तक कोई यस क्वेश्चन सर। हो? सर इसके लिए हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उससे उस हिसाब से ही सॉल्यूशन इसका आएगा, ऐसे ही। जी जी, आपको मेंशन होगा कि ग्राफिकली करना है या मैथमेटिकली करना है। ठीक है सर। ओके, सर अभी आपने जो इसका सेंटर पॉइंट बनाया ना वो समझ नहीं आया, जहाँ 2.2 ये कैसे आया? बेटा देखें, ये मैंने इक्वेशन पहली को ड्रा किया, ये मैंने इक्वेशन 2 को ड्रा किया। जिस पॉइंट पे ये लाइन सर दो इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो उन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके। ओके, अब हम थोड़ा सॉल्व करना सीखते हैं कि आपके पास एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड।
अच्छा चैप्टर है, इंशाल्लाह समझ आएगा आगे। आ रहा है सर अभी भी। बाकी मैंने आज आप लोगों की कुछ कॉपीज चेक कर ली हैं तकरीबन। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। क्या सोचना है आपने? तो अल्लाह आपकी आंखों को तार की फरमाए। मैंने रोजे की हालत में चेक किए, मैंने जरा भी चीट नहीं किया। जितनी जिसकी मार्क्स आ रही थी ना उतनी दी है, जितनी कट रही थी उतनी कटी है। तो फिर हमारे बोलने की बात कीजिएगा। आपको पता है मैंने कॉपी उठाई है, रैंडमली कॉपी उठाई है, पहली कॉपी रजा की आ गई है। वाह। सर कितनी मार्क्स है मेरी? देखो आप भरी क्लास में अपनी बेइज्जती तो ना करवाओ ना। सर और सर खेल ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहाँ पर मैं मार्क्स नहीं बता सकता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स और बैचेस के सुनेंगे। फिर अच्छा फिर छोड़ दे। ठीक तो है सर। आपके पास बेटा क्वेश्चन है 2x + 4y = 20, और दूसरी आपके पास इक्वेशन है 3x + y = 10। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अगर मैं बेटा यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ तो सिंपली मैंने, आपके पास और कोई मेथड हो तो भले आप लोग सॉल्व कर लेना, बट मैंने ये मेथड आप लोगों को बताया था कि इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इस इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। और फर्स्ट sir. वाली इक्वेशन में आपके पास x का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इनको करवाऊं, पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा जवाब 6x + 12y = 60। और सेकंड वाली इक्वेशन में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 6x + 2y = 20। बेटा माइक बंद कर लें, किसी का ओपन है। अब आपके पास देखो जिनके कोएफिशिएंट सेम है, अगर उनके साइन भी सेम है तो हम नीचे वाली इक्वेशन में माइनस लगा देते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखो ये भी 6+ का है, ये भी 6+ का है, तो नीचे वाला 6+ वाला माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, ये भी प्लस वाला माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए। 12y - 2y आपके पास हो जाएंगे 10y। 60 - 20 आपके पास हो जाएगा 40। तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपकी मर्जी है 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट कर दूं तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2x + 4, y की जगह 4 = 20। सो 2x + 4 4 द 16 = 20। ये प्लस का 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x = 20 - 16 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। देखो ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक इसलिए कि ये x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, वह सेटिस्फाई कर लेगी, और चाहे ये आप x की वैल्यू 2 के अंदर पुट करो और y की वैल्यू भी इक्वेशन 2 में पुट करो, वहां पर भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ये यूनिक वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो आपके पास यूनिक है। अब हम आते हैं कि आपके पास नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, आपके पास 3x - 2y = 6,
और -15x प्लस 10y इक्वल टू -30। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 मैं ये कर सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? सर हमने दूसरा सवाल लिया है एग्जाम्पल। जी दूसरा है। इक्वेशन 2 से फाइव क्या कॉमन कॉमन है? सर। 5 कॉमन है। तो आपके पास बचेगा -3x प्लस 2y इक्वल टू -30। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -3x प्लस 2y इक्वल टू -30/5 क्या हो जाएगा? -6। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इक्वेशन 1 को मैं लिख देता हूं यहां पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और इक्वेशन 3 को मैं लिख देता हूं -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। अब देखो बेटा, जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनकी साइन अपोजिट है। जिनके भी कोएफिशिएंट सेम है उनकी साइन अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि हमें नीचे माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस तब लगाएंगे जब दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम हो और साइन भी सेम हो। तो अब सिंपली इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल, इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल, इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल। तो आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 0। अब 0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ये हमने डिस्कस किया था ऊपर ही कि 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आए, 4 इक्वल टू 4 फॉर्म आए, 5 इक्वल टू 5 फॉर्म आए। तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपके पास एग्जांपल है बेटा 6x माइनस 12y इक्वल टू 24। इक्वेशन 1 -1.5x प्लस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन 1 से कोई कॉमन आ रही है चीज? ये सर 2 आ रही है। 2 के अलावा 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 2 है। हाँ सर 6 भी आएगा, 2 भी आएगा। जो बड़ा नंबर होता है हम वो कॉमन लेते हैं। तो 6 को मैंने कॉमन लिया तो आपके पास बचा x माइनस 2y इक्वल टू 24 और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास बन जाएगा 4। अब मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो आपके पास इक्वेशन 2 आपके पास है -1.5x प्लस 3y इक्वल टू 9 और ये आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन जो आपके पास 2 है उसका कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करवा देता हूं इक्वेशन नीचे वाली से। -1.5 यहां पर मल्टीप्लाई करवाता हूं और यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो इस इक्वेशन से मैं 1 मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो अब जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन से 1 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये सेम रहेगी -1.5x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब नीचे वाली इक्वेशन से मैं -1.5 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा -1.5x -2 मल्टीप्लाई -1.5 करो क्या आता है बेटा? -2 मल्टीप्लाई -1.5 मेरे ख्याल से प्लस का 3 आएगा। प्लस 3y माइनस का 3 आ रहा है। प्लस का 3 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस। तुझे यो हाल अंतरें एड़ो तो लिखे तू कॉपी में। 4 इंटू -1.5 क्या होगा बेटा? देखें
4 इंटू माइनस जी -6 माइनस का 6 है। ओके, अब देखें आपके पास सिंपली क्या होगा कि अब जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनकी साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है कि साइन एक्सचेंज होगी। माइनस वाली प्लस में चली जाएगी, प्लस वाली माइनस में चली जाएगी, और माइनस वाली प्लस में। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 हो जाएगा। 9 + 6 आपके पास 15 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि 0 बराबर हो जाए 15 के? नो नो सर सर। तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पास। ओके सर। सर जी बेटा। सर अगर हम कॉमन ना लें और इसको सिंप्लीफाई करें तो सर 0 = 90 आ रहा है। बात तो सेम है यस बेटा। सर, हमारा भी यही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, आपके पास देखो ना, आपके पास सॉल्यूशन का टाइप वही आ गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके सर। जी बेटा, और किसका कोई क्वेश्चन था? बोलें। नो सर, नो, बस यही था। ठीक है, अब हम आते हैं। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, सॉरी। यूट्यूब पे अपलोड करें। आप मुझे फिर बाद में बता देना व्हाट्सएप पे क्या आपका क्वेश्चन था, अभी आपका सर आवाज नहीं आ रहा है। हम वो कहना चाह रहे हैं कि है ना, आप यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करेंगे ना, तो आप करेंगे वैसे ही जी जी, मैं करूंगा। रहते ये। ओके ओके, अब आपके पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपके पास क्या होता है? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द गॉसियन elimination method the Gaussian elimination method begins with the original system of equation and the transform it using row operation। यूजिंग अ रो ऑपरेशन। अब इसके अंदर बेटा आपके पास क्या होता है, मैं सपोज कर लेता हूं कि आपके पास एक इक्वेशन है a1 x1, सॉरी मैं इसको थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में लिखूं। a1 x1 प्लस a2b1 x1 x2 इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है a2 x1 प्लस b2 x2 इक्वल टू c2। अब इसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, a x इक्वल टू b, वेयर a इज मैट्रिक्स, x is variable, b is constant।
अब अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x1 a1 है, a2 है, कोएफिशिएंट ऑफ b1 और x2 b1 b2 है। वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, x1 और x2 है। इक्वल टू कांस्टेंट कौन कौन से हैं आपके पास, c1 c2 है। प्रोसीजर क्लियर है बेटा? सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हम करते क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है क्या? बेटा यहाँ पर भी वही सेम काम हमने करना है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, बट हमारे पास जो हमने पिछले मेथड यूज किया ना इक्वेशन को जस्ट मल्टीप्लाई माइनस प्लस करके, तो वो जस्ट सॉल्व होते थे दो इक्वेशन के लिए। अगर दो से ज्यादा इक्वेशन आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसलिए ये गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाया गया है कि यहाँ पर मैट्रिक्स सॉल्यूशन मिलेगा आपके पास। अब इसके बेसिक रो ऑपरेशन आपके पास जो हैं, जो बेसिक लॉज हैं, पहला आपके पास है कि लीडिंग कोएफिशिएंट आर 1, या आप ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं आपको थोड़ा लिखता हूं कि लीडिंग कोएफिशिएंट या लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट लिख देते, लीडिंग कोएफिशिएंट और ऑलवेज 1, and after the leading coefficient, yeah, at the same column of a leading coefficient are all are 0, एंड थर्ड आपके पास स्टेप होता है यूजिंग अ रो ऑपरेशन। इसका कोई हम एक एग्जांपल लें, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। 2x - 3y एग्जांपल है आपके पास, 2x - 3y इक्वल टू -7, x प्लस y इक्वल टू 4। अब बेटा इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x कौन से, इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, और यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा के आप यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे -7 और 4। अब हमारे पास यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो डायरेक्शन है वो आप डायमेंशन है वो आपके पास है 2/3। जो पहले नंबर आएगा वो नंबर ऑफ रोज को जाहिर करेगा, दूसरा नंबर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम को जाहिर करेगा। सही है बात? अब हमारे पास पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास यहाँ पर जो ये 2 पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं रो 1 को एक्सचेंज कर लेता हूं रो 2 के अंदर, मतलब रो 1 को मैं रो 2 के फॉर्म में लेकर आता हूं, रो 2 को रो 1 के फॉर्म में लेकर आता हूं, एक्सचेंज कर लेता हूं। सिर्फ ये रो 2 को मैं रो 1 के फॉर्म में लेकर जाता हूं, उस जगह पे लेकर जाता हूं 1 1, और ये कांस्टेंट की भी जगह चेंज हो जाएगी 4 2 -3, और आपके पास आ जाएगा -7। अब हमारे पास दूसरा काम यह है कि इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। तो अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूं, इस वाले टर्म को मुझे 0 बनाना है
सर रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के रो 2 से multiply गुड। हम क्या करेंगे कि आपके पास जिस रो में चेंजिंग आएगी वो भी आप लिखोगे। आप लिखोगे रो 2 में मुझे चेंजिंग लेकर आनी है। मैं क्या करता हूं कि 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं रो 1 के अंदर और माइनस कर देता हूं मैं रो 2 से, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। अब देखें आपके पास, इसको लिखोगे इक्विवेलेंट फॉर्म। ये रो 1 के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहां पर बता दिया है कि रो 2 के अंदर चेंजिंग आएगी, तो रो 1 सेम, रो 1 सेम है। लेकिन सर हम लोग ना 2 मल्टीप्लाई भी तो करें रो 1 से, तो 4 में चेंजिंग नहीं आएगी? नहीं बेटा, आपके पास सिर्फ नंबर्स के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो रो 2 के वाले में आएगी, रो 1 वाले में नहीं आएगी। ओके सर। ये तो हम जस्ट ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं ना इसके ऊपर, रो 1 के ऊपर। अब मैंने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ और मैंने इसे 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो ये आपके पास 0 बन गया। मैंने इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया और इस माइनस के 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करवाया, तो जवाब क्या आएगा? 5 आ जाएगा। गुड। और इस मैंने 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया और माइनस के 7 के साथ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो जवाब क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखूं, अब मैं इक्वेशन ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ा हुआ, अब मैं उसको दोबारा इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना चाहता हूं। एक्स पहला वेरिएबल कोएफिशिएंट जो 1 है वो एक्स का है, सेकंड 1 है वो वाई का है, और बराबर क्या आ जाएगा? 4 के। क्या यहाँ पर कोई एक्स का कोएफिशिएंट मौजूद है? नो। दूसरे इक्वेशन में, दूसरे आपके पास रो में तो है नहीं, तो आप जस्ट लिखोगे 5y 5y equals to 15. इक्वल टू 15। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, 15 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 3। ये आप जाके पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी निकालेंगे तब भी आपके पास जवाब यही आएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे 1 बाय 1। सर ये दोबारा बताइएगा, x प्लस 3 ये कहाँ से आया? ये जो y की वैल्यू है ना आपके पास, ये वाली बेटा, ये जो y की वैल्यू है, हाँ ये मैंने जाके इधर पुट की है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर ये मल्टीप्लिकेशन वाली ना फॉर्म स्टेप समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझा दें। कौन सा वाला मल्टीप्लाई? ये जो आपने रोज को मल्टीप्लाई किया ना। ओके ओके ओके। अब देखें, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनेगा कि यहाँ पर सारे x के कोएफिशिएंट आएंगे, यहाँ के y के कोएफिशिएंट और यहाँ पर कांस्टेंट। तो पहले कॉलम पूरा x का कोएफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने 2 और 1 पहले कॉलम में लिख दिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, तो -3 और 1 लिख दिया, और कांस्टेंट -7 और 4 है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब मुझे क्या चाहिए कि जो पहला लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, इसकी जगह मुझे 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इस रो 2 को मैं एक्सचेंज कर लेता हूं रो 1 के अंदर, और रो 1 को मैं एक्सचेंज कर लेता हूं रो 2 के अंदर। तो मैंने लिखना है यहां पर कि रो 1 आप एक्सचेंज कर रहे हो रो 2 के अंदर, इफ एंड ओनली इफ रो 2 को आप एक्सचेंज कर रहे हो रो 1 के अंदर। तो यहां पर मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया है। क्लियर है? यहां तक भी क्लियर है? यस सर। अब हमने क्या करना है कि इस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो आपने 0 करने हैं। अब मुझे 0 करने के लिए मैं चेंजिंग किस रो में लेकर आना चाह रहा हूं? रो 2 में लेकर आना चाह रहा हूं। यस सर। तो मैं इसको लिखूंगा रो 2 which imply that
अब ये 0 किस तरीके से हो सकता है कि मैं अगर इसको 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसके अलावा तो और तो कोई कंडीशन नहीं है 0 करने की। सही है। यस सर। अब मैंने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास इस तरीके से बनेगा 2 - 2 = 0। यस सर। इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया माइनस के 3 के साथ, तो 1 to the 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, 2 + 3 आ जाएगा 5। अब मैंने इस कांस्टेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया माइनस के 7 के साथ, तो 4 to the 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 + 7 = 15। तो ये हमने सारी यहाँ पर कंसेप्ट किया है। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दो अभी। ओके सर। सर सारे मेथड में इसीलिए ऐसे करने हैं। जी बिल्कुल इसी तरीके से। सर फर्स्ट में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो x और y दोनों में 1 आना चाहिए। नहीं नहीं, सिर्फ पहला वाला लीडिंग होता है हमेशा बेटा। ओके सर। अगर हम सर y की वैल्यू निकाली, सर y की वैल्यू निकालिए, x की कैसे निकालेंगे सर? चलो मैं करता हूँ। अब देखो ठीक है बेटा, सर। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो पहले आपके पास है x का कोएफिशिएंट है 2, ये 5, ये 3, ये -4 और कांस्टेंट आपके पास है 10 -5। अब मुझे देखो बेटा, यहाँ पर ये जो 2 है इसकी जगह मुझे 1 चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं Yes. क्या करता हूँ, यस। मुझे रो 1 के अंदर चेंजिंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि रो रो 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ रो 1 से। अगर मैं ये रो 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ रो 1 से, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 1 हो 1। जाएगा। -4 -5 क्या हो जाएगा? -9 -5 -10 -15 -15। -15। और रो 2 हम सेम रख देते हैं 3 -4 और -5, क्योंकि इसके अंदर तो चेंजिंग नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास 3 पड़ा हुआ है ना, इसको मुझे 0 बनाना है। अब मुझे चेंजिंग किस रो में चाहिए? रो 2 में रो 2 में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फोटो में सर 3 को 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 1 से
और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ रो 2 से। सर हमने यही गलत किया था। अब अगर हम करें बेटा 3 को रो 1 से पहली रो तो सेम रहेगी, -9 -15। 3 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करके इस 3 से सब्ट्रैक्ट 0 करूंगा तो ये 0। 3 को इस -9 से मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब आ जाएगा -27, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -4। तो -23 -27 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा तो जवाब आएगा -23। तो यहाँ पर भी -23। माइनस के 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा -45, और एड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस के 5 के साथ, -40 जवाब आ जाएगा -40। अब हम करते हैं इसको इक्वेशन फॉर्म में। पहले आपके पास बनेंगे x - 9y -15 दूसरे के अंदर आपके पास x की तो वेरिएबल ही नहीं है, तो -23 इक्वल टू -23y इक्वल टू -40, ये कैंसिल हो गया। तो y को आपने y इक्वल टू 40 23, क्या आ जाएगा जवाब? 1.7 y इक्वल टू 1.7। अब ये y इक्वल टू 1.7 आप जाके इस y के अंदर पुट कर लेंगे, तो x - 9 y की वैल्यू है 1.7 इक्वल टू माइनस का 15। तो बेटा मल्टीप्लाई करें x को -9.7 से, -15.3 -15.3 इक्वल टू -15। तो x इक्वल टू 15 माइनस का 15 प्लस 15.3, तो जवाब आ जाएगा x इक्वल टू 0.3। ये जवाब है। सर हमारी y की वैल्यू सेम आई है और जो x की वैल्यू थी 0.65 आई। तो अब देखो ना कहाँ पर मिस्टेक हुई होगी बेटा। यस सर। बात क्लियर है बेटा, समझ आई है? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं अगले मेथड पे। इससे आप लोग निकाले मिला, इसको सॉल्व करें। 5x + 20y इक्वल टू 25। 4x - 7y इक्वल टू -26। इनको सॉल्व। अब देखो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें बेटा, आपके पास ये 5, ये 4, ये 20, ये -7, ये 25, ये -26। यस सर। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, रो 1 के अंदर चेंजिंग आएगी, तो मैं रो 1, तो मैं कहता हूं कि मैं रो 1 को माइनस कर देता हूं रो 2 से, बट चेंजिंग सिर्फ रो 1 में करूंगा। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा? ये साइन देना जरूरी है इक्विवेलेंट वाली। 5 - 4 1, 20 माइनस और माइनस का 7 ऑलरेडी है, तो ये 27, 25 माइनस और माइनस का 26, तो जवाब आ जाएगा 51। यहां पर देखो तो आपके पास ये 4, ये माइनस का 7, ये 26 माइनस का। अब मुझे इस 4 को 0 करना है, तो इसका मतलब है मुझे चेंजिंग रो 2 में चाहिए। अब मैं क्या करूं रो 2 इस 4 को 0 करने के लिए? जिसने क्वेश्चन किया है वो ने बताए, बाकी बताएं। कदर आप बताएं बेटा। सर इसमें हम 4 को रखेंगे 4 रो 1 माइनस रो 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय रो 1 माइनस रो 2। रो 2 सर हम कर रहे थे लेकिन लेट हो गए। थोड़ा लेट नहीं, ज्यादा लेट हो गए हो। जी सर। ये 51, तो इसको मल्टीप्लाई 4 से करके इससे माइनस करेंगे, ये 0।
27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आता है देखो। ट्वेंटी सेवन को 4 से मल्टीप्लाई करें 108 108 108 में आप +7 करो, क्योंकि माइनस ये है, माइनस का ये ऑलरेडी 7 है। 115 115 और 51 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। 204 में ऐड करो 26 230 230। अब आप क्या करें, अब इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख दें। पहले बन जाएगा x + 27y = 51। सर 51 माइनस का है ना? क्यों माइनस का बेटा? प्लस का है। प्लस का है। और दूसरे इक्वेशन के अंदर देखो x की वैल्यू तो है नहीं, तो y की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 115y = 230। और 230 को अगर आप डिवाइड कर लो, और सॉरी 115 को डिवाइड करो 230 से, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। 0.5। देखो 230 डिवाइडेड बाय 115 सर 2 आ रही है। 2 है, तो y की वैल्यू आपके पास 2 है। अब ये y की वैल्यू जाके आप इस इक्वेशन में पुट करें, इस वाली के अंदर, तो बन जाएगी आपके पास x + 27 × 2 = 51। अब 27 × 2 तो ये 54 हो जाएगा। x + 54 = 51। ये प्लस का 51 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x = 51 - 54। -3 x = -3। ये जवाब है। आप बताएं बेटा, आयशा ताज अवेलेबल हो क्लास में? सफीर, आप बताएं बेटा, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है? सर यूनिक सॉल्यूशन है। गुड, ओके, यूनिक सॉल्यूशन है बेटा इसका। चलो अब आप लोग अटेंडेंस लगवा लो। यस सर, थैंक यू सर। सर ये पूरी एक्सरसाइज 3.1 है ना? बेटा ये अब 3.2 पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है सर, मतलब 3.1 और 3.2 कवर किया सर। जी जी। ईद पे अगर बोरिंग महसूस हो तो